चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो 40B लगता है पार्टनर सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन पार्टनरशिप एनीथिंग पेड टू पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, है ना। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे, बोनस दे, कमीशन दे, रेम्यूनरेशन दे, उस पर 40B लगता है। 40B क्या कहता है, पार्टनरशिप फर्म को रिस्ट्रिक्ट करता है टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स शेयर ऑफ इट्स प्रॉफिट इन द नेम ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस। पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का ये सेक्शन 40B, फर्म का नेट प्रॉफिट है 20 लाख रुपए का। अब इसमें दो पार्टनर हैं, A एंड B इक्वल रेशियो में 50-50% के पार्टनरशिप बन गई। अब इस प्रॉफिट पे किसका हक है, अगर ये आफ्टर टैक्स होता तो किसका हक है ये, या इसमें से टैक्स काटने का जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे कौन ले जाएगा, A और B तो ले जाएंगे। इसमें से टैक्स पे जो बचेगा A और B ले जाएंगे। तो पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि इसमें से टैक्स कम से कम लगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। पार्टनरशिप फर्म पे स्लैब रेट नहीं लगता, कंपनीज पे 25% लगता है, इस पर टैक्स भी 30% लगता है। यानी कि उन्हें पता है इस पर 30% लगने का मतलब है 6 लाख रुपए तो इसमें टैक्स में चले जाएंगे, है ना। 20-60 6 लाख रुपए प्लस सरचार्ज एजुकेशन सेस लगेगा 4% का, तो करीब 6 लाख रुपए तो इसमें मोटे मोटे टैक्स पे चले जाएंगे। अगर सेस थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दो तो 14 लाख बचेंगे। अभी रखेंगे 20 लाख में 10-10 लाख मिलने चाहिए थे उनको। तो अगर 6 लाख का टैक्स चला जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, 7-7 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए नुकसान हो रहा है उनका। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम एक काम करते हैं ना, पार्टनर को सैलरी देते हैं, हम डीड में लिखवा देंगे पार्टनर सैलरी, हर पार्टनर को सैलरी मिलेगी। और डीड में लिखवा दी कितनी, @ 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ इंटू 2 इंटू 12, है ना। 80,000 रुपये पर महीने दो पार्टनर को, 40 एक को, और 12 महीने की सैलरी 9,60,000 हो गई। 9,60,000 रुपये की सैलरी डाल दो। अब इसमें बोलते हैं एक काम करो, पार्टनर की कैपिटल पे लोन भी, इंटरेस्ट भी दे दो, इंटरेस्ट ऑन लोन, या लोन ले लो पार्टनर से या कैपिटल पे दे दो, इंटरेस्ट टू पार्टनर। मान लीजिए इन्होंने 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट बांट दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाए तो 3,40,000 रुपये का इंटरेस्ट बांट दिया। अब ये दोनों घटाओ जरा, 9 और 4 13 लाख रुपए, कितने बचे इसके पास, 7 लाख रुपए। ये नेट प्रॉफिट बचा फॉर टैक्सेबल पर्पजेज, नेट टैक्सेबल प्रॉफिट। ये कौन बोल रहा है, बुक्स बोल रही है अकाउंटिंग की, ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, ये अकाउंट्स में आया, आपने अकाउंट्स में डाल दिया, इनकम टैक्स वगैरह डाले जाओ, कोई बात नहीं, मैं भी तो बैठा हूँ, इसको ध्यान रखना जरा। सेक्शन 40B क्या कहता है, आप अपनी डीड में कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना 40B अलाउ करेगा उससे ज़्यादा खर्चा नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो वो 40B क्या कह रहा है कि आप, अब देखो, अगर पार्टनर, ये वाली बात, अगर पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, अगर 40B ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, इनकम टैक्स सेक्शन 40B में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो अब आपको क्या करते हैं, आप कहते हैं 7 लाख पे 30% टैक्स ले लो भाई हमसे, 2,10,000 रुपये का टैक्स देते आप। जो यहाँ पे टैक्स कितना बना, 6 लाख रुपये, 6 लाख का टैक्स को आप कितने पे ले आए, 2,10,000 पे, है ना। इस टैक्स, ये टैक्स है आपका दोनों केस में। और अगर 6 लाख बांटने के बाद 14 लाख पार्टनर को मिलते तो भी पार्टनर के पास जाते, और ये जो 12 लाख रुपए इन्होंने 13 लाख रुपए बांट दिए, ये भी किसके पास गए, ये भी पार्टनर के पास गए। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आप प्रॉफिट को इधर से उधर डेविएट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी टैक्सेबल इनकम को, तो ये मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द 40B, व्हाट इज द परमिसेबल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सेक्शन 40B। मतलब 40B अप्लाई करोगे तो 40B कहता है फर्स्ट 3 लाख रुपीज़ का 90% तो आप दे सकते हो, 2 की होगा 2,70,000 रुपये। बैलेंस कितने बचे, ये 20 लाख रुपए बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंडिचर। ऐसा मानेंगे इनकम टैक्स के पर्पज से जैसे ही कभी एक्सपेंडिचर हुए ही नहीं, है ना। तो इस 3 लाख में, 20 लाख में से 3 लाख यहाँ गए, बचे कितने, 17 लाख। 17 लाख रुपए का 60%, 10,20,000 रुपये, कितना हुआ, 12,90,000 रुपये। ये 12,90 कैसे है, पता लग गया सबको। हम मान के इनकम टैक्स कह रहा है, बिफोर अप्लाइंग 40B यू हैव टू अज्यूम देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन और कमीशन एनीथिंग, नथिंग हैज बीन पेड टू द पार्टनर। तो आप ये, तो जब तक कुछ भी नहीं पे किया तब तक मेरा प्रॉफिट कितना था, 20 लाख।
तो 20 लाख में से पहले 3 लाख का 90%, जो भी बैलेंस बचेगा उसका 60%, तो 2,70,000 प्लस 10,20,000, इसका 17 लाख का 60% निकालोगे तो 10,20,000, कितने हो गए? 12,90,000 रुपये, 12,90, और इन्होंने बांटा कितना है जरा? 13 लाख। इन्होंने बांटा कितना है? 13 लाख। बांट कितना सकते थे? 12,90,000। तो बस 12,90,000 ही अलाउड होंगे, है ना। तो यानी कि अब इसका जो इनकम टैक्स की नज़र में जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, इनकम टैक्स से जो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आएगा? 20 लाख रुपए बुक प्रॉफिट माइनस अलाउेबल एक्सपेंडिचर 12,90,000, टैक्सेबल प्रॉफिट 7,10,000। तो अब इस पे पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी 30% का। क्लियर है? तो जो मैक्सिमम अलाउड है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कहेगा 20 लाख पे टैक्स हो, नहीं, 40 भी लगाओ, जो अलाउड होगा वो होगा। बेशक इनकम टैक्स को 10,000 का फायदा हुआ, है ना, डिपार्टमेंट को ये कैलकुलेशन कराने से 10,000 बचे, लेकिन किसी और केस में ज़्यादा भी बचेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने देखे थे 2-2 लाख रुपए का फर्क भी आ सकता। नहीं तो लोग बाग क्या करेंगे, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी डालते रहेंगे। इससे देखो पार्टनर को क्या हुआ, पार्टनर को ए और बी के हाथ में कितने गए? 13 लाख रुपए। दोनों के हाथ में कितने कितने जाएंगे? 6.5 लाख रुपए, है ना। ये 13 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दोनों के हाथ में कितने जाएंगे? 6.5 लाख रुपए। तो 6.5 लाख रुपए पे तो 1-1 लाख रुपए की वो ATC भी करा लेंगे, तो खत्म हो गई, टैक्स लाइबिलिटी जीरो। फर्म का टैक्स बच गया, और वो वहाँ इंडिविजुअल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है, उनका टैक्स लाइबिलिटी बचा ली, जीरो कर लिया। तो दोनों जगह से टैक्स बचा के खा गए। सरकार ने 40B ला के इंट्रोड्यूस करके रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब ऐसा नहीं कर पाओगे आप। जो 40B के अंदर अलाउड है कोई बात नहीं, बेशक 10,000 रुपये पे टैक्स मिला, 10,000 रुपये 30% का मतलब 3,000 रुपये का टैक्स इनकम टैक्स में फालतू मिला, और ऐसे लाखों लोग होंगे, है ना। तो अगर एक को छोड़ा तो सबको छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया होता तो इससे ज़्यादा बड़े बड़े गेम खेलते लोग। अभी तो पता है ना 40B है, तो इसलिए ज़्यादा कलाकारी नहीं करते हैं, इतनी तो बेयर मिनिमम देनी पड़ रही होगी तो दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये जो पार्टनर्स के हाथ में सैलरी आई, ये पार्टनर के हाथ में, ए और बी के हाथ में टैक्सेबल कहाँ पर होगी? ए और बी जब अपनी रिटर्न भरेंगे, ये कैसी इनकम दिखाएंगे अपने हाथ में, अपनी रिटर्न में? जो सैलरी दी है फर्म ने 9,60,000, यानी कि 48,000, 4,80,000, 4,80,000, एक 480 ए को मिली होगी सैलरी, और 480 बी को मिली होगी। तो ये जो सैलरी मिली है ए और बी को, ये ए और बी अपनी रिटर्न में क्या दिखाएंगे? इसे सैलरी इनकम। PGBP सेक्शन 28 में पढ़ के आए हुए हैं, है ना। सेक्शन 28 में अलग से स्पेशल लिखा हुआ है, एनी फीस, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म बाय द पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। तो ये बिजनेस इनकम है। अब देखो सैलरी होता तो आप स्टैंडर्डाइजेशन क्लेम करते, हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते, और बहुत सारे टैक्सेबल अलाउंस थे, यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह सब ले लेते, है ना। तो सरकार को ये भी पता था, एक्ट बनाने वाले को, कि अगर मैंने ये वाली इनकम सैलरी इनकम में डाल दी वहाँ पे जाके, तो पार्टनर जो बचा कुछ टैक्स दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे। कि 2.5 लाख 5 लाख तो अब हुआ है ना, पहले तो 50,000 रुपये तक का स्लैब था। तो ये, और ये 40B तो बहुत पहले से चला रहा है। तो आज सरकार को ये भी पता था कि ये बचा हुआ टैक्स भी खा जाएंगे, वो भी नहीं देंगे, कहेंगे हम अलाउंस, क्योंकि TDS की रेट किसने बननी है? फर्म ने। तो फर्म दिखाएगी इनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, मोबाइल के एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट होती है, जितनी सैलरी में एक्सपेंडिचर होते थे परक्यूजिट दे देंगी कुछ मिला के, है ना। जितनी टैक्सेबल इनकम बचा सकते हैं उनकी कम कर लेते हैं इसकी। तो वहाँ पे भी टैक्स नहीं दिया, यहाँ से भी चोरी हो गई। तो सरकार, इसलिए एक्ट ने पहले ही बोल दिया क्लियर कि ये सेक्शन 28 में डिस्क्राइब कर दिया, और सेक्शन 28 के हिसाब से ये PGBP की इनकम है। इसके ऊपर सेक्शन 28 लगता है, दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी, इन दोनों के ऊपर सेक्शन 28 लगेगा। ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी, सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं मानी जाएगी। अदरवाइज इंटरेस्ट इनकम IOS में है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म से आ रही है, तो ये PGBP की इनकम है। देखो आप बिजनेस का ही प्रॉफिट तो उठा के लाए हो यहाँ पे पार्टनर के हाथ में। अब इनको अलाउड हुआ 12,90,000, और इन्होंने रिसीव कितने करें? 13 लाख। तो 10,000 रुपये का क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म को खर्चा अलाउ हुआ 12,90 का, लेकिन फर्म ने जेन्युइनली चेक से पेमेंट करी है 13 लाख रुपए की। तो फर्म पार्टनर्स के बाद कितने गए? 13 लाख रुपए। 10,000 रुपये पार्टनर्स के पास फालतू चले गए। उस 10,000 का क्या होगा? देखो 480 की तो ग्रॉस ये वाली इनकम हो गई, प्लस 340 की है, लेकिन 10,000 रुपये कम होंगे ना इसमें अलाउड। तो जो 10,000 रुपये कम अलाउड होंगे, वो 10,000 रुपये इनकी इनकम भी नहीं है, वो क्या है? इनके लिए प्रॉफिट का शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। एनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस ऑफ द 40B लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 40B, एनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B शैल बी ट्रीटेड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। यानी कि वो जो 10,000 रुपये फालतू चले गए वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएंगे, उसके टैक्स नहीं देना पार्टनर से। 10,000 रुपये जो फालतू चले गए शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा।
जितना खर्चा यहाँ फर्म को मिलेगा इतना ही इनकम फर्म पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी होगी, दोनों साइड मारा नहीं जाएगा आदमी, है ना, कि यहाँ पे 12 लाख का खर्चा वाला मिला और वहाँ पे 13 लाख में टैक्स लगेगा, नहीं। यहाँ 1290 अलाउड हुआ है तो वहाँ पे भी 1290 ही टैक्सेबल होगा पार्टनर के हाथ में। जो 10,000 फालतू चला गया उनके पास, वो उनके हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट मान लिया जाएगा और वो एग्जम्प्ट रहेगा पार्टनर के हाथ में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 10,000 पे चाहे वो 10,000 हो या 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मान के छोड़ दिया जाता है, उस पर एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्टेड इनकम है। 40 भी क्लियर हो गया तरुण? अब हमने ये पढ़ा था 40 कैपिटल A3, 40A सब क्लॉज सबसेक्शन 3, ये क्या कह रहा है, आप एक दिन में एक आदमी को 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 रुपये दे के पेमेंट कर सकते हो, है ना। इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे हमने, एक्सेप्शन क्या क्या थे? 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज़्यादा नहीं पैसे कर सकते हो, लेकिन कुछ केस एक्सेप्शन थे। कौन कौन से एक्सेप्शन थे? क्या चीज़? कोई गवर्नमेंट पे करनी है, गवर्नमेंट को, कोई RBI को पेमेंट करनी है, ठीक है, LIC को पेमेंट करनी है, और किसी एग्रीकल्चरिस्ट को पेमेंट करनी है, किसी एग्रीकल्चरिस्ट से सामान खरीदने के लिए किसी एजेंट को पेमेंट करनी है जिसने किसी किसान से सामान खरीदना है, और कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीदना है जहाँ पे आपके पास मशीन, पावर मशीन यूज़ नहीं होती, जो हैंडीक्राफ्ट काम करते हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, किसी ऐसे आदमी से सामान खरीदना है जो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में है, जहाँ पावर का मशीन का यूज़ नहीं होता प्रोडक्शन के लिए, उनको अगर पेमेंट करते हो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। ऐसी जगह पेमेंट करोगे जहाँ पे बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है, या ऐसे दिन पेमेंट करोगे जहाँ पे आपके पास उस दिन बैंक का हॉलीडे है, लेकिन दैट प्रैक्टिस मस्ट नॉट बी रिपीटेड, कि आप रोज़ 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट उसी दिन करो जिस दिन बैंक का हॉलीडे है, वो पूरे साल में रिपीट नहीं हो जाए। कभी कभी एक्सेप्शनल या इमरजेंसी केस में तो चल जाएगा, लेकिन आप पता लग रहा है रोज़ हमेशा, जब भी पूरे साल में जब भी आपको ज़्यादा पेमेंट करनी है तो कैश में, तो आप 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी ऐसे दिन ही पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा 26 जनवरी को इमरजेंसी पड़ी, 2 अक्टूबर को पड़ी और 15 अगस्त को ही पड़ी। क्या पूरे साल हर बार ऐसे पॉसिबल होगा? ऐसे ही 3 दिन इमरजेंसी पड़ रही है जिस दिन आपके बैंक हॉलीडेज है, नहीं, वो अलाउड नहीं है, एक दिन आगे करो, एक दिन पहले करो। एक आधा केस साल में, एक आधा केस एक्सेप्शनली पड़ सकता है जब आप प्रूफ कर पाओ कि हाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, तो ऐसी जगह पे हो जाएगा। बैंकिंग चैनल नहीं है, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को ऐसी जगह डिप्यूट कर रहे हो फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 15 डेज, आपने अपने एम्प्लॉय को 15 दिन से ज़्यादा किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ पे बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है, तो भी उसे कैश दोगे तो भी अलाउड है वो, है ना। किसी आदमी को ऐसी जगह ट्रांसफ़र कराया है जिसका ट्रांसफ़र पीरियड भी, डेपुटेशन पीरियड भी 15 दिन से ज़्यादा का है और वहाँ पे बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है, तो उसे कैश की पेमेंट करोगे तो कैश चल जाएगा। तो ये कुछ 40A3 के एक्सेप्शन थे। 40A3 बहुत खतरनाक चैनल से वो है और बड़ी जल्दी एप्लीकेबल हो जाता है, आदमी को पता नहीं लगता गलती कहाँ हो गई, और ये सबसे ज़्यादा नज़र में रहता है गवर्नमेंट के, ध्यान रखना, है ना। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा 40A3 को क्रॉस करके रखती है कि यहाँ पे, क्योंकि खर्चे की सारी गड़बड़ी यही होती है, जितने फर्जी खर्चे होते हैं वो यहीं डलते हैं। क्यों? सामने वाला लेने वाला कोई है ही नहीं, राम सिंह कैश, श्याम सिंह कैश, है ना, स्टाफ वेलफेयर कैश, स्टेशनरी कैश। तो अगर 10-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्चे डालोगे तो सबसे पहले यही पकड़े जाते हैं। सबसे पहले कैश बुक खुलती है, जब स्क्रूटनी होती है सबसे पहले कैश बुक खोली जाती है कि 10,000 से ज़्यादा कितनी पेमेंट करी है ना। और अब तो सबकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे है, 2 मिनट में पता लगता है। 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट वाले उठा के दे दो तो 2 मिनट में सॉफ्टवेयर उठा के दे देगा। तो वो इसलिए पूरे साल में अगर ऐसे कोई खर्चे करने भी हैं तो पूरे साल में प्लानिंग के साथ करने हैं, है ना। सामने वाला रिसिपेंट एंड पे कोई पता भी हो कि हाँ कोई ले भी रहा है, 10,000 रुपये से रोज़ 10,000 रुपये खर्चे पेमेंट नहीं करनी, वो वैसे ही पकड़े जाओ, क्योंकि सामने वाले एंड पे, रिसीव करने वाले एंड पे कुछ मिलेगा नहीं। डिपार्टमेंट आपको 10,000 से नीचे की परमिशन दे रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ 8-8 हज़ार 9-9 रुपये के पेमेंट करे जा रहे हो, रोज़ एक दिन में 50-50 लोगों के नाम डाले जा रहे हो, तो भी पकड़े जाओगे आप, है ना, वो भी गड़बड़ है। अब इन लोगों को अगर किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट को भी पेमेंट करनी है, लेकिन वो 50,000 रुपये तक की कर सकते हो। 2 एक्सेप्शन आ गए 10,000 से ऊपर। एक ट्रांसपोर्टर है, एक दिन में ट्रांसपोर्टर को 35,000 कर सकते हो। दूसरा किसी एम्प्लॉय का फाइनल पेमेंट कर रहे हो तो 50,000 रुपये तक की पेमेंट दे सकते हो उसे कैश में। अगर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड देना पड़ेगा, जहाँ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है ना। इसे बोलते हैं स्पेसिफाइड मोड। तो आपको अगर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है तो स्पेसिफाइड मोड से ही करनी है। स्पेसिफाइड मोड से जितनी मर्जी करो, कोई लिमिट नहीं है उसकी, है ना। लेकिन लिमिट क्या है, 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दोगे आप,